अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और साथ मुझे देख के एकदम चौंक भी उठे होंगे कि ये मैं आज आपके सामने किस हुलिये में आ गया हूं। इस वक्त स्मॉग ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और तमाम लाहौर और जनरली पंजाब इस सिलसिले में शदीद परेशान है क्योंकि स्मॉग का लेवल 800, 900, 1000 तक पहुंच चुका है। लेकिन अब मैंने चूंकि बुक का रिव्यू पेश करना है और मुझे इसको लगा के दिक्कत पेश आ रही है, तो उम्मीद करता हूं आपको सुनने में भी दिक्कत पेश आ रही होगी। तो लिहाजा अभी मैं अंदर हूं, तो ये मास्क के बगैर कुछ देर बैठ के रिव्यू पेश किया जा सकता है। तो ऑडियंस, आज जिस बुक का रिव्यू मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं, इसका नाम है टू द लाइट हाउस और ये लिखी है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ और ये किताब अपने जमाने की बड़ी राइटर और बड़ी किताब शुमार होती हैं। इस बुक के लास्ट में जो चीज लिखी हुई है वो यही है कि इट हैज रिमेन्ड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल हर नॉवेल्स, प्लस it is considered among the greatest literary achievements of the 20th century. The novel works through stream of consciousness and imagery. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है और ये नॉवल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो मैं आपको सारा आगे चल के बताता हूं। लेकिन इस चीज पे जाने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जैसा कि मैं आपको अक्सर कहा करता हूं किसी भी प्रोग्राम के शुरू में, कि किसी भी नॉवल को या राइटर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने के लिए जरूरी है कि उस वक्त के हालात देखे जाएं। तो जिस वक्त ये नॉवल लिखा गया, ऑल्दो इट वाज प्रिंटेड इन 1927, उस वक्त दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि एक नई तहरीक पैदा हो चुकी हुई थी। उस तहरीक को कहते हैं मॉडर्निज्म। अब मॉडर्निज्म को मॉडर्निज्म क्यों कहा जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली ये आप समझ लीजिए कि जो मूवमेंट थी ये लेट 18th और 19, 20, 30, 40, 50, 60 से पहले पहले तक ये मूवमेंट जो है कंसिडर होती है। तो मॉडर्निज्म को मॉडर्निज्म क्यों कहा जाता है, ये मॉडर्न क्यों कहलाती है? मॉडर्न से मुराद जदीद है। तो क्या इससे पहले जो राइटर थे वो अपने अपने जमाने के हिसाब से जदीद नहीं थे? अगर नहीं थे तो उनको मॉडर्न क्यों नहीं कहा जा रहा, इनको क्यों मॉडर्न कहा जाता है? और जो अब लिटरेचर लिखा जा रहा है उसको क्या मॉडर्न कहेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि किसी भी राइटर को, किसी भी नॉवल को, पोइट्री को या पीस ऑफ राइटिंग को समझने के लिए जरूरी है कि उस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो बैकग्राउंड में, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो मॉडर्निज्म की जब हम बात करते हैं, ये उस जमाने की बात है जब 3-4 बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स जो हैं दुनिया से होके गुजर रहे थे या गुजर चुके थे। उनमें जो नंबर 1 इवेंट था वो थी वर्ल्ड वॉर 1, जो कि जारी रही 1914 से 1918 तक। उसमें इंसान ने सफरिंग देखी, बहुत से घर डिस्ट्रॉय हुए। ऑल्दो शुरू तो वो किसी बात पे ही हुई, फिर लेकिन एक्सपैंड होती होती आगे चली गई। दुनिया के बाकी ममालिक भी उसमें कूदने लगे और वो वॉर कुछ की कुछ बन गई। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि जिस तरह छोटे ममालिक पे अटैक किया जाता है, जिस तरह गजा में हो रहा है आजकल, फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टाइन के ऊपर उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, तो ये इसी किस्म के जो हालात हैं, अगर ये खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, एक्सपैंड हो जाए, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सपैंड हो जाए, तो ये फिर बड़ी वॉर्स में शुमार होने लग पड़ता है, जिसमें फिर बाकी कंट्रीज भी जो है जंप इन कर जाते हैं। तो एक तरफ तो ये हालात चल रहे थे उस वक्त, और दूसरी तरफ डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी भी आ चुकी थी मंजर आम पर। तो जो लोग हैं वो पुरानी चीजों पे क्वेश्चंस कर रहे थे, पुरानी जो आपका आज तक सोच थी उसके हवाले से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है, जिसके ऊपर हम कभी तफसीली प्रोग्राम करेंगे, उसने भी लोगों को एक नई सोच दी। इसी तरह जो आपका थर्ड सबसे बड़ा इवेंट उस वक्त हो रहा था, जैसे कि लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर मैंने खुल के
अपनी जो पिछला प्रोग्राम था ब्रदर्स कारामाज़ोव, उसमें भी बात की थी कि फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जो है उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे देखा, कैसे समझा, और चार भाइयों के जरिए उसने वो स्टोरी कैसे हमें समझाने की कोशिश की। गर्ज ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस वक्त पुराने फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही थी, क्वेश्चन कर रही थी, और फैक्ट्रीज लग रही थी, नए नए सेटअप्स बन रहे थे, पुराना विलेज का जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो रहा था, और इन फैक्ट्री सेटिंग्स के अंदर इंसान सफर भी कर रहे थे। गर्ज है कि कोई कम वेज से परेशान था, कोई ना होने से परेशान था, और यानी कि लोग एक तरह से पिस रहे थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है जो हैं, उसके हवाले से जो बात की जा रही है, कैपिटल था किसी के पास लैंड था, किसी के पास लेबर थी, और लेकिन जो बीच में आपका तबका था वो पिस रहा था। तो उस तबके की जो आवाज थी वो दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसी तरह जो आपका चौथा बड़ा फैक्टर था वो था द ग्रेट रिसेशन। ग्रेट रिसेशन 30s में आया था, और उसने आपकी पूरी इकोनॉमी की फाउंडेशन हिला के रख दी थी। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, जॉब्स थी नहीं, और वो भी एक सफरिंग हो रही थी, ह्यूमैनिटी उस सफरिंग को देख रही थी। तो ये जो तीन चार बड़े फैक्टर थे, जिसमें एक फैक्टर का मैं अभी जिक्र करना भूल गया, जो जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, जिसके अगेंस्ट लोग आवाजें बुलंद कर रहे थे। अगर आप 1857 के बाद देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने उसके बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो इन हालात से वाकिफ होगा कैसे हुई थी। 1857 की वॉर हुई थी, फिर डेक्लाइन हो रहा था मुगल्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हो रहा था, ये कॉलोनियलिज्म था, और इस कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो है लोग आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। जैसे आपको याद होगा, जैसे मैंने 2 प्रोग्राम पीछे अल्बर्ट कमू और सार्ट का जिक्र किया था। अल्बर्ट कमू की जो बुक मैं लेके आया था, एक्साइल एंड द किंगडम, उसमें जो बात हो रही थी वो अल्जीयर्स के लोकल्स की बात हो रही थी और फ्रांस की बात हो रही थी, कि जिसकी अल्जीयर्स उस जमाने में कॉलोनी थी। तो जो अरब्स के अगेंस्ट जो उसके अंदर सेंटिमेंट्स पाए जाते थे, और जो अरब्स के लिए सेंटिमेंट्स पाए जाते थे, उसका जिक्र उस किताब के अंदर कमू ने किया है। जब हम बात कर रहे थे दारू की, जिसको एक प्रिजनर जो है वो हैंड ओवर करना था अथॉरिटीज के, जिस चैप्टर का नाम था द गेस्ट, उसमें वो एक अंदरूनी उससे गुजर रहा है, कशमकश से, कि मैं इसको हैंड ओवर करूं ना करूं, अल्लाह करे ये खुद ही भाग जाए। तो वो जो कन्फ्लिक्ट थी, उस कन्फ्लिक्ट को कमू ने बयान किया। तो ये जो 4 बड़े फैक्टर मैंने आपके सामने जिक्र किया है, जिनका ताल्लुक वर्ल्ड वॉर 1 से है, द ग्रेट रिसेशन से है, और उसके अलावा जो आपका इंपीरियलिज्म है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैक्टर है, ये सारे उस जमाने के लोगों पे असरअंदाज हो रहे थे। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस जमाने में ग्रेट रिसेशन हुआ था, तो एडम स्मिथ, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, देखी है, या आपके कानों से कभी गुजरा होगा, तो उन्होंने लेसे फेयर के नाम से एक थ्योरी पेश की थी, कि जिसमें मतलब जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो, और वो ये कहते थे कि जो मार्केट की फोर्सेस हैं, डायनामिक्स हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस को। लेकिन 1930 में जब रिसेशन आया, तो दुनिया ने एक नई चीज देखी, और उस जमाने में फिर एक इकोनॉमिस्ट थे बड़े मशहूर, जिनका नाम था जेएम केन्स। उसके ऊपर भी कभी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, उनकी बुक यहाँ मेरे पास ही पड़ी है, अगर आपने इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट है। तो जेएम केन्स ने आके नए फाइनेंशियल फॉर्मूलाज पेश किए, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की टाइटनिंग की बात की, कैसे इंटरेस्ट रेट को अप डाउन करके गवर्नमेंट को थोड़ा सा बीच में इंटरफेरेंस करना चाहिए, जिससे मार्केट्स जो हैं एकदम कोलैप्स ना कर जाएं, स्टॉक मार्केट से एकदम शट डाउन ना हो जाए, और वो बेरोजगारी का आलम ना हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि पहले हुआ था। ऑल दो बाद में 1980s के करीब जाके भी एक दफा स्टॉक मार्केट का हुआ था ये सिलसिला, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे कि वो न्यो कैपिटलिज्म क्या चीज थी जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ था। तो जेएम केन्स, वर्जीनिया वुल्फ, जिनकी आज ये मैं बुक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, टू द लाइट हाउस, जेएम केन्स हो गया, सार्ट हो गया, कामू हो गए, इन लोगों की लिखी हुई चीजों ने उस जमाने के लोगों पे बड़ा असर किया। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या लिटरेचर पढ़ रहे हो,
कहीं ना कहीं से जाके ये टॉप पे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डिवीजन की बात कर लें या बॉर्डर्स की बात कर लें, तो जाहिर सी बात है जब डिवीजन होती है, लोगों की माइग्रेशन होती है, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, कटते हैं, लोग मरते हैं, तो एक ज्योग्राफी चेंज होती है। तो जब आप ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ अर्थ, तो आपको पता लगता है कि कौन सा एरिया कहाँ पे बिलोंग करता है। इसी तरह जब आप लिटरेचर को स्टडी करते हैं, तो डिवीजन के दौर में या उस वक्त जो लिटरेचर लिखा गया उसके हवाले से बातचीत होती है। और इसी तरह जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली जो डिवीजन हुई है उसके जो पॉलिटिकल मोटिव्स थे वो क्या थे क्या नहीं थे, वो हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह जो इंसान जिस सफरिंग से गुजरा है, इंसान की लाइफ के साथ क्या हुआ है, वो फिलॉसफी में आ जाता है। तो इसी तरह जब आप ये चारों चीजें ज्वाइन करेंगे, लिटरेचर, फिलॉसफी और आपकी पोइट्री भी, बिल्कुल पोइट्री भी, तो ये सारी फॉर्म्स जो है किसी ना किसी जगह जाके टॉप के ऊपर आपको लगेगा कि ये सारा कुछ डेजा वू टाइप है, यानी कि आपने कहीं पहले पढ़ा है, पहले कहीं देखा है। तो इसी तरह आप जब भी किसी चीज के लिटरेचर से गुजरेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि उस जमाने में ये हालात थे, और इन चार बड़े फैक्टर्स की वजह से राइटर्स और पोइट्स भी बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे थे। और ये सवाल पूछा जाने लगा था कि ये क्या बन गई है दुनिया, मतलब ये टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड बन गई हुई थी। उसका भी इंशाल्लाह किसी वक्त मैं आपके सामने तफसीली लेके हाजिर होऊंगा। तो उसने टू द वेस्टलैंड के नाम से एक काफी बड़ी और अच्छी पोइम लिखी थी, और उसमें जा बजा लैटिन वर्ड्स यूज किए हुए हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन क्या बनी। तो कहने का मकसद ये है कि उस जमाने के जो राइटर्स थे और उनकी जो सेंस थी, जाहिर है जो लिखने वाला है वो लोगों की सफरिंग को देखता है, उनसे मुतासर होता है, तो उनको देख के वो चीज लिखता है। अब ये लोग मॉडर्न राइटर्स क्यों कहलाए? एजरा पाउंड हुआ, एजरा पाउंड का नाम हुआ, या आपका टी.एस. एलियट हुआ, सार्ट हुआ, कमू हुआ, वर्जीनिया वुल्फ हुई, या ये जे.एम. केन्स हुआ, ये सब लोग जो हैं मॉडर्न राइटर्स इसलिए कहलाए कि इन्होंने पुरानी राइटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन किया। और वो क्वेश्चन ये था कि पहले, हमसे पहले क्या जो लोग लिख के गए हैं, क्या उन राइटिंग्स का कोई असर नहीं हो सका? तो अगर हम आज इनको मॉडर्न कह रहे हैं, तो इससे पहले के लोग क्या मॉडर्न नहीं थे? उन्होंने झक मारी है। तो एग्जैक्टली यही हुआ। जब झक मारी है तो तभी तो लोगों ने समझा नहीं कि वो क्या लिख के गए, और अगर उस पढ़ाई का कोई फायदा होता तो वॉर तक दुनिया क्यों आती? तो इंसान की सफरिंग को देख के ये लोग अंदर से हिल गए। इन्होंने चीजें लिखी। जब इन्होंने चीजें लिखी तो उन चीजों को लिखने में इन्होंने डिफरेंट स्टाइल्स अडॉप्ट किए, लिखने में, कहने में, दिखाने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़े पेंटर हैं पिकासो। अगर आप कभी उनकी पेंटिंग्स देखें तो उसमें एब्स्ट्रैक्टिज्म का जो है ना बहुत ज्यादा एलिमेंट आपको नजर आएगा। तो अब आप सोचेंगे कि ये पिकासो ने ये स्टाइल क्यों चूज किया? बिकॉज ही वांट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स थ्रू दिस मीडियम एंड थ्रू दैट वे, और उसके लिए उसने एब्स्ट्रैक्ट का सहारा लिया। तो इसी तरह ये जो लोग चेंज ला रहे थे, ये पुरानी चीजों को क्वेश्चन कर रहे थे और उनको शो कर रहे थे अपनी पेंटिंग्स के जरिए, अपनी पोइट्री के जरिए। जैसे टी.एस. एलियट का मैंने जिक्र किया, उसने भी एक फॉरेन एलिमेंट शामिल किया। उसकी नज़म में आपको जा बजा फॉरेन वर्ड्स नजर आएंगे, लाइंस नजर आएंगी लैटिन की। तो बेसिक मकसद यही था कि वॉर की शक्ल में इनके ऊपर जो कुछ आ रहा था, डिप्रेशन की शक्ल में इनके ऊपर जो कुछ आ रहा था, उसको इंसान का ज़हन एनकैप्सुलेट नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने फॉरेन चीजें इसको समझा, तो फॉरेन चीजों का इन्होंने सहारा लिया, और वो एलिमेंट इनकी पेंटिंग्स में, इनकी राइटिंग्स में नजर आना शुरू हो गया। इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ भी जो है, जिनकी ये किताब है टू द लाइट हाउस, जिसके बारे में कह रहा हूं, उन्होंने भी इसी तरह का एक एलिमेंट इस बुक में यूज किया है। अब जरा मैं थोड़ी सी किताब की बात कर लूं। ऑल दो ये बुक है तो 200 सफ़ों की, एग्जैक्टली 223 साइज, और इसकी डायमेंशंस भी आप चेक कर सकते हैं। इट्स नॉट स्मॉलर देन माय हैंड, इफ यू कुड से दैट। और इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं: द विंडो, टाइम पासेस, द लाइट हाउस। तो आप समझते होंगे इस नॉवल में ऐसी क्या खास बात है। तो इस नॉवल की जो खास बात है वो इसकी टेक्निक है, राइटिंग स्टाइल है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। तो आज मैं इस नॉवल की आपके सामने स्टोरी डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि आपको मैं ये बताऊंगा ये नॉवल आपने पढ़ना कैसे है। अक्सर औकात आपने कोई ऐसी बुक देखी होगी, हाउ टू रीड अ पेंटिंग, तो उसमें बताया यह जाता है कि बड़ी जो शाहकार पेंटिंग्स हैं उनको आपने पढ़ना कैसे है।
रीड कैसे करना है, उनको गो थ्रू कैसे करना है, उनको एब्जॉर्ब कैसे करना है। पहले आप किसी चीज को एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर ही आप जाकर रिफ्लेक्ट कर सकेंगे ना। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये पेंटिंग क्या बोल रही है। और इसी तरह आपको जब भी कोई किताब आप पढ़ते हैं, उस राइटिंग से गुजरते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मॉडर्निज्म की जो तहरीक है वो 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में आपको मिलेगी। ये बात तो तय है कि जब भी इंसान निग्लेक्ट हुआ है या सफरिंग का शिकार हुआ है, चेंज आई है। आपको याद होगा डार्क एजेस से जब निकले थे और आप आए मिडिल एजेस में आए, फिर वहां से निकले आप रेनेसां में आए, और फिर इसी तरह आप आगे भी चले, बीच में एनलाइटनमेंट का पीरियड भी आया। आपको याद होगा कि मैंने आपसे जब दोस्तोयेव्स्की के नॉवल में जिक्र किया था ग्रेट ग्रैंड इंक्विजिटर का, तो इंक्विजिशंस की मैंने बात की थी कि स्पेन में 14th सेंचुरी में किस तरह इंक्विजिशंस चल रही थी। तो अब वैसे ही हालात, जो 4 बड़े इवेंट्स मैंने आपको बताए, जब इंसान गुजरा इन चीजों से, तो राइटर्स का उन चीजों से इन्फ्लुएंस होना तय था। तो आज मैं आपको जिस बुक के बारे में बता रहा हूं, ये भी उसी दौर में लिखी हुई किताब है। अब मैंने आपको बेसिकली इस किताब के बारे में स्टोरी से ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है कि ये किताब पढ़नी कैसे है। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस किताब को पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये एक खास स्टाइल में लिखी हुई किताब है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि पिकासो की पेंटिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट हुआ करता था, जिसको आपको एक खास तरीके से समझना पड़ता था। जैसे आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि पेंटिंग को कैसे पढ़ा जाता है, इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ ने भी एक स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया राइटिंग में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि स्ट्रीम का मतलब तो रिवर हो गया, कॉन्शियसनेस का मतलब व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इनसाइड दिस हेड ऑफ योर्स, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, व्हाटएवर इज पासिंग थ्रू योर थॉट्स, वो सब चीज जो है उसको अगर आप फ्लो की सूरत में पेश करें तो दैट थिंग इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर आप उसको राइटिंग की शक्ल में लेके आएंगे तो वो वही लिटरेरी मास्टरपीस बनेगा जैसा कि ये वर्जीनिया वुल्फ का बना हुआ है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूं कि आप फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए कुछ सोच रहे हैं और एक लम्हे के लिए आप कुछ कर रहे हैं। उन दोनों चीजों का जो रब्त है, उनको बयान अगर मैं करना चाहूं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं एकदम से सोच रहा हूं कि जिंदगी क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हम लोगों की जिंदगियों का क्या पर्पस है। और दूसरे लम्हे मैं ये प्रोग्राम भी कर रहा हूँ और मेरे ज़हन में ये भी ख्याल आ रहा है कि मैंने अगला जुमला क्या बोलना है, और बैक माइंड में शायद मेरे एक और चीज़ ज़हन में चल रही होगी कि मैंने चॉकलेट खानी है, या मैंने रेस्टोरेंट जाना है, या मैंने अभी कोई और एक और काम मेरे ज़िम्मे है वो मैंने करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थॉट्स की शक्ल में चल रही हैं मेरे जहन के अंदर। तो अब ये जो चीज़ें हैं थॉट्स की शक्ल में तो चल रही हैं, लेकिन जब आप इसको राइटिंग में लेके आएंगे तो ये सारी चीज जो है एक तरह से आप यूं समझें कि एक बेरब्त ख्याल है जो चला जा रहा है और उसको आपने राइटिंग की शक्ल में पेश करना है। तो ये जो किताब है टू द लाइट हाउस, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर ही सारी बेस करती है। जुमले लंबे हैं, कॉमास हैं, फुल स्टॉप्स कम हैं, और कई दफा ऐसा होगा आप एक जुमला शुरू करेंगे और वो जुमले की एंड तक पहुंचते पहुंचते आप पूरा थीम ही लूज कर जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये थ्रेड शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक करेक्टर है लिली, डोंट वरी इसमें कोई स्पॉइलर नहीं मैं आपको दे रहा। इसमें एक करेक्टर है लिली, वो पेंटर है। तो वो अक्सर अपने आप से ये सवाल करती है कि व्हाट इज लाइफ, और वो मिसेस रामसे की फ्रेंड है जो कि मिसेस रामसे इसका प्रोटैगनिस्ट है जो इस नॉवल के अंदर, वो उस अक्सर ये सवाल करती है लाइफ क्या है। फिर अगले ही लम्हे वो ये कहती है कि अच्छा मैं इसका जवाब पेंटिंग के थ्रू दूंगी। तो आप यूं समझ लीजिए कि वो जो जिस चीज का जवाब वो पेंटिंग के थ्रू देना चाह रही है और एक लम्हे के लिए कुछ ही मिनट पहले वो सोच रही थी व्हाट इज लाइफ, यही वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन अब दिमाग में जो ख्याल चल रहा है वो तो आप चलो जब से आप पैदा हुए चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रिटन फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो आपके लिए उसको ग्रिप करना, एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर आपने ये नॉवल पढ़ना है या समझना है तो आपको ये चीज जहन में रखनी पड़ेगी। हालांकि अब इस नॉवल की जो स्टोरी है वो बहुत सिंपल सी है,
रैमसे फैमिली जो है, मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, मिस्टर रैमसे जो है एक फिलोसोफर हैं और वो ये चाहते हैं कि वो एक बड़ी थ्योरी पेश कर दें या किसी थ्योरी का हल पेश कर दें। मिसेस रैमसे जो हैं वो एक क्लोज टू द होम फैमिली हैं, बड़ी वो अच्छी खातून दिखाई गई हैं जो अपने बच्चों के साथ केयरिंग है, अपने हस्बैंड की तरफ से बड़ी केयरिंग है। लेकिन साथ साथ जिस वक्त वो काम कर रही होती हैं तो वो उसको ख्यालात भी जो साथ साथ आ रहे होते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट ह्यूमन स्ट्रगल, अबाउट ह्यूमन सफरिंग, वो उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं। तो वो उसका इस किताब में बहुत जरूरी जिक्र है और वर्जीनिया वुल्फ ने उसको इस खूबसूरती से नेट किया है कि आप मतलब पढ़ते रह जाएंगे, शशदर रह जाएंगे कि इसने क्या टेक्निक यूज की है। तो अपनी अपनी टेक्निक के इस्तेमाल से और इस नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराने वाले तमाम ये जो लोग थे वो मॉडर्निस्ट कहलवाए। एजरा पाउंड है, जेम्स जॉयस है। जेम्स जॉयस तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज है ना। उसका एक बुक है यूलिसिस, वो मेरे पास पड़ी है, मैं उसका रिव्यू आपके पास लेके आऊंगा कभी। यूलिसिस जो बुक है वो सारी समझने के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके अंदर इतने ज्यादा फॉरेन वर्ड्स हैं जिसमें ग्रीक है, लैटिन है और भी फ्रेंच वर्ड्स की बेतहाशा भरमार है। और वो दैट बुक इज ऑफ दैट मच साइज, यानी कि उसके बहुत सारे पेजेस हैं, अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम है। और उसका जो प्रोटैगनिस्ट है स्टीफन, वो बेसिकली उसकी एक्टिविटी के ऊपर बुक है और आप हैरान होंगे कि वो पूरी बुक सिर्फ एक दिन के ऊपर, एक दिन की एक्टिविटी के ऊपर बेस करती है, विच इज 16th of October। और इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ का ये जो चैप्टर 1 है, जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसका नाम है द विंडो। ये पहला चैप्टर जो है ये सारा का सारा आप यूं समझ लीजिए कि इस बुक का प्लॉट कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए प्लॉट फॉर द मीनिंग ऑफ पर से के प्लॉट क्या है, आप यूं समझ लीजिए कि जो पहला चैप्टर है उसमें यही जिक्र किया गया कि हमें लाइट हाउस जाना है। मसलन फॉर एग्जाम्पल आप ये शुरू कर सकते हैं, इस बुक का जो शुरू है कुछ इस तरह है। यस ऑफ कोर्स, इफ इट्स फाइन टुमारो, सेड मिसेस रैमसे, बट यू विल हैव टू बी अप विद द लार्क, शी एडेड। टू हर सन दीज वर्ड्स कन्वेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉय। कहने का मकसद ये है कि जेम्स जो उनका सबसे छोटा बेटा है उसको समर वेकेशंस में टू द लाइट हाउस, यानी कि जो कि इस बुक का नाम है, लाइट हाउस जाने का बड़ा उसको जेहन है। लाइट हाउस जो है इनके जो समर हाउस है उससे थोड़ी सी दूर है, ऐसा नहीं है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपको एक बोट में बैठ के लाइट हाउस की तरफ जाना पड़ेगा। और ये आदमी, ये जो लड़का जेम्स है, ये अपने बाप से एक मामले में इसकी रिफ्ट रहती है क्योंकि इसका जो बाप है खराब मौसम से बहुत डरता है। रिमेंबर मिस्टर रैमसे हु इज अ फिलोसोफर, वो कहता है अच्छा मौसम ठीक होगा तो देखेंगे। ये सब चीजें जो है रैमसे के छोटे बेटे जेम्स को बहुत बुरी लगती हैं, तो उसके दिल में बाप के खिलाफ एक रिफ्ट बैठी हुई है। तो उस रिफ्ट का जिक्र जो है किताब के अंदर मौजूद है। दूसरा करेक्टर जिससे मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया वो लिली है, शी इज अ पेंटर। और इसी तरह बाकी करेक्टर्स जो हैं वन बाय वन इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। लेकिन इस किताब में करेक्टर्स की इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे आपको याद होगा ये रशियन लिटरेचर की जो नॉवेल्स है उसमें फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की अगर किसी करेक्टर का तारुफ कराने जा रहा है, जिस तरह एलियोशा था, दिमित्री था और बाकी लोग थे, तो वो पूरी एक तमहीद बांधा करता था कि ये करेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इसमें ये जो करेक्टर्स हैं वो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते जाएंगे और आपको वो ग्रिप करना पड़ेगा कि वो करेक्टर्स क्यों हैं। इसी वजह से ये जो 200 सफ़े हैं ये आपको बहुत ज्यादा लगने लग पड़ते हैं, क्योंकि आप एक पेज का थीम समझने जाते हैं तो वो थीम एकदम से, जो लाइन ऑफ थॉट है वो एकदम से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आप एकदम से इस चीज को ग्रिप नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस किताब में एक पैराग्राफ चूज किया है। ऑफ्टन शी फाउंड हरसेल्फ सिटिंग एंड लुकिंग, देख रही है आसपास, with her work in her hands until she became the thing she looked at, अपना काम करते हुए और हत्ता कि वो चीज बन गई जिसकी तरफ देखा जा रहा है। दैट लाइट फॉर एग्जाम्पल, वो रोशनी जो नजर आ रही है। इसी तरह आगे चलते हुए, she praised herself in praising the light without vanity, she praised for she was stern, she was searching, she was beautiful like that light। और इसी तरह आप आगे चलते जाएं तो
She looked up over her knitting and met the third stroke, and it seemed to her like her own eyes meeting her own eyes. यानी कि थर्ड स्ट्रोक से मुराद ये है कि वो अपनी निटिंग कर रही है और वो तीसरे दाने पे पहुंच गई है निट करते हुए, और इस दौरान उसकी अपनी आंखों ने उसकी आंखों के अंदर देखा, ऐसे जैसे कि वो अपने आप से मुलाकात कर रही हो। और इसी तरह ये आगे चलते चलते ये स्टोरी चलती जाएगी। नो हैप्पीनेस लास्टेड, शी न्यू दैट, शी नेटेड विद फर्म कंपोजर। इसी दौरान व्हेन हर हस्बैंड पास्ट, इसके हस्बैंड गुजरे, though he was chuckling at the thought that Hume the philosopher grown enormously fat had stuck in a bog। वो ह्यूम के बारे में सोच रहा है, द फिलोसोफर, कि वो कैसे एकदम से मोटा हो गया था और वो फिर स्वैम्प में फंस गया, यानी कि बॉग में फंस गया। और he could not help noting as she passed the sternness at the heart of her beauty। यानी कि वो औरत क्या सोच रही है, उस अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है। ये बेसिकली एक औरत के अंदर चलने वाली जो कन्फ्लिक्ट है अबाउट लाइफ और अबाउट हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, अबाउट हर हस्बैंड कि वो क्या सोचता है, किस तरह चलता है, इसका घर, खुद ये क्या है, दुनिया क्या है, ये सब कुछ सिर्फ 2 सफ़ों के अंदर पेश हो गया। अब अगर आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को, जिस तरह मैंने आपको समझाया, अगर आप समझ गए हैं तो फिर ये बुक आपके लिए इजी हो जाएगी। आप इसी चीज को फॉलो करेंगे, आपने ये थीम पकड़ा है, ऑल्दो लेट मी हेल्प यू, आप चीज को पकड़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये लिखा इसी मकसद के लिए गया है और इसीलिए मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूं कि जो पहला चैप्टर है वो टू द लाइट हाउस, यानी कि प्लानिंग है टू द लाइट हाउस जाने के बारे में, जो जेम्स की क्वेश्चनिंग आंसरिंग है अपने पेरेंट्स के साथ। और इसी तरह जो इसका सेकंड चैप्टर है वो आप यूं समझिए कि इट्स अबाउट टाइम पासेस। टाइम पासेस में जो घर है, जो समर हाउस है, जब ये फैमिली वापस चली जाती है, वो घर अपने आप से बातें कर रहा है, कौन कैसा था, कौन कैसा नहीं था, अबाउट स्टेयरकेस, अबाउट वॉल्स और जो स्पाइडर वेब्स बने हुए हैं और ये सारा कुछ है, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। एटक के बारे में बात हो रही है। और वो दैट चैप्टर इज द शॉर्टेस्ट, बहुत शॉर्टेस्ट है, तो मतलब एज शॉर्ट एज दिस बुक विच इज शॉर्टर देन माई हैंड फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है वो है द लाइट हाउस। उसमें जो रैमसे फैमिली है वो बहुत सारी चीजों से गुजर चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 का जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था, देखिए वॉर्स कोई अच्छी चीज नहीं होते। अब जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी वो एक्सपैंड हो गई थी, मुख्तलिफ मुल्क उसमें कूद पड़े थे। इसी तरह मिसेस रैमसे जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं इस कैरेक्टर में, जो मेन कैरेक्टर है बुक का, उनका बड़ा बेटा एंड्रू जो था वो वॉर में काम आ चुका होता है। और इसी तरह जो है इनके जो मिसेस रैमसे हैं उनकी भी डेथ हो चुकी होती है। तो ये फैमिली दिखाया है कि इसमें कोई खास टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं है, बट लेट अस से कि इट्स अबाउट 10 ईयर्स पास हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं आप कलेक्ट कर लेंगे कि 10 साल की ही बात है। 10 साल गुजर चुके हैं और फिर ये फैमिली दोबारा समर हाउस पे जाती है और अब ये प्लान करते हैं कि अब हम लाइट हाउस जाएंगे। मिस्टर रैमसे का भी माइंड थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है, ही इज मोर सॉफ्टर टुवर्ड्स थिंग्स। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज लविंग वाइफ, ही न्यू ही लव हर। ऑल्दो ये किसी वक्त शुरू के फर्स्ट चैप्टर में तो यही ये दिखाया गया कि वो उसको नहीं कह पा रहे, वो उसको नहीं कह पा रही कि हाउ मच दे लव ईच अदर। खैर, इस एग्जिस्टेंस को लेते हुए चलते जाते ये पहुंचते पहुंचते तो फिर जेम्स जो है वो कश्ती को रोक कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू द लाइट हाउस अल्टीमेटली फाइनली। तो इसका बाप लाइट हाउस पे जाके कहता है जेम्स यू रोड वेल, कि मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से कश्ती चलाई। तो वो जो एक स्ट्रेन था, जेम्स जो है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसको अपने बाप से क्लोजनेस फील हुई। तो वो जो एक स्ट्रेन था जो शुरू फर्स्ट चैप्टर में फील हो रहा था वो खत्म हो गया, बाप बेटा एक दूसरे से करीब आ गए। और आखिर में आप ओशन देखते हैं कि मतलब वेव्स हैं। तो वो जो लाइट हाउस है, ये मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, इस बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ तक ये नॉवल एंड हो जाता है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं वो थीम्स, मोटिव्स और सिंबल्स के ऊपर बहुत फोकस किया करते थे। अब जैसे एंड्रयू का मर जाना या जो उसके बड़े बेटे का पासिंग अवे इन वर्ल्ड वॉर 1, बेसिकली वो वर्ल्ड वॉर 1 का थीम उसने पेश किया और उसने बताया कि किस सफरिंग से ये पूरी फैमिली गुजर गई।
इसी तरह ये जो लाइट हाउस है, बिकॉज लाइट इज अबाउट होप, इट्स अबाउट अगेंस्ट नाइट, इट्स अबाउट डार्कनेस अगेंस्ट डार्कनेस। तो ये जो लाइट हाउस है ये इनकी जिंदगियों के लिए एक होप है, जो कि वर्जीनिया वुल्फ इस नॉवल के थ्रू जो मैसेज देती है। तो गर्ज ये कि ये नॉवल इस तरीके से एंड हो जाता है। असल में इस नॉवल के अंदर जो है वर्जीनिया वुल्फ इतनी बड़ी औरत क्यों कंसिडर हुई? जिसने ये नॉवल लिखा है उस जमाने में ज्यादातर मर्दों का होल्ड हुआ करता था राइटिंग के ऊपर, चीजों के ऊपर। तो उस दौर में इसने एक ये नई टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक बड़ी राइटर के तौर पे सामने आई उस जमाने में, आप जानते ही हैं। और फिर इसमें एक करेक्टर है लिली। अगर मैं करेक्टर एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसमें एक करेक्टर है लिली जो कि कुछ करना चाहती है, एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग द वर्किंग वुमन हु आर फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, और वो पेंटर बनना चाहती है। और ये वो चीज़ हैं, ये वो सिंबल्स हैं, ये वो थीम्स हैं जो इस किताब में आपको हेल्प करेंगे इस किताब को रीड करने में। तो वर्ल्ड वॉर 1 ने कैसे इंसानों को चेंज किया, किस तरह राइटर्स चेंज हुए, किस तरह पोइट्स ने उस चीज़ को बयान किया। जैसे मैंने आपको अर्ज किया, टी.एस. इलियट है टू द वेस्टलैंड का, जे.एम. केन्स है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नए प्रिंसिपल्स दिए, जिसकी वजह से उस वक्त के डिप्रेशन से लोग बाहर आए, गवर्नमेंट बाहर आई, जॉब्स के दरवाजे खुले वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये सारे लोग जो है मॉडर्निस्ट कहलाते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा, इस किताब का रिव्यू भी पसंद आया होगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस पे कमेंट वगैरह दें कोई प्रोग्राम के हवाले से, कौन सी बुक्स का मुझे रिव्यू देना चाहिए। ऑल्दो आई हैव एन आइडिया कि विच बुक आई शुड बी प्रेजेंटिंग नेक्स्ट वीक। और उसके अलावा ये कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसे लगा। और मकसद तो मेरा यही होता है कि आप किताब पढ़ें, किताब पढ़ के चीज़ें सीखें, क्योंकि देखिए ना, ब्रेन इज़ अ मसल, इसको थोड़ा एक्सपैंड करें। रीडिंग एक्सपैंड्स इट, तो नए थॉट्स आएंगी, नई चीज़ें आपके अंदर आएंगी, उस ज़माने की फ़िलासफ़ी, राइटिंग स्टाइल्स, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि इंसान तरक्की कैसे करता है। और इन द एंड इन बुक्स का पर्पस यही होता है कि इंसान जो है निकल जाता है, स्ट्रगल करता करता निकल जाता है। रिमेंबर दैट कमू के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ कैरेक्टर नेम्ड सिसिफस, जिसमें एक रोजाना एक बोल्डर जो है रोल अप करना है और वो रोल डाउन होता हुआ नीचे आ जाता है। दिस इज स्ट्रगल, यू नो। तो कहने का मकसद ये है कि वर्जीनिया वुल्फ ने भी इन नॉवेल्स के थ्रू पोइट्स, फिलोसफर्स और जो राइटर्स होते हैं वो आपको एक मैसेज दे रहे होते हैं कि व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट शुड बी डन। तो हमने इन चीज़ों से ये सीख के आगे चलना होता है, ग्रो करना होता है और सोसाइटी को डेवलप करना होता है। बिकॉज सोसाइटी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, यू नो, हाउ वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमें एक आदमी दूसरे को अपनी बात कैसे पहुंचाता है, दूसरे का रिस्पॉन्ड कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में, उसको पॉलिश करने में राइटर्स, पोइट्स, फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप इनको पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो कमेंट दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।